शेयर बाजार में जोरदार तेजी का दौर चल रहा है। प्रमुख इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। ऐसे में जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उन लोगों को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? इस माहौल में एसआईपी कराएं या नहीं? पुराना निवेश है तो क्या कुछ हिस्सा रिडीम करा लेने का वक्त आ गया है? निवेश से एग्जिट कैसे करें? मौजूदा आउटलुक में निवेश को पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर को किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है? नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। हेलो मनी 9 के शो में म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे जी। पूजा जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आपने अपना महत्वपूर्ण वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज के कार्यक्रम की खास बात यह कि कार्यक्रम को हमने जिस तरीके से टीज़ किया था, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हमारे पास लाइव दर्शकों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ चुके हैं। तो जो हम लोगों ने पहले से सवाल किए थे उसमें से कुछ कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन पहला सवाल तो यही है मैम कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे है, ऐसे में क्या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने चाहिए या फिर जैसे चल रहा है मामला वैसे चलते रहने देना चाहिए? बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या कहीं गिरावट ना आ जाए, प्रॉफिट बुक कर लें, रिडीम करा लें। आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विपुल, आपको मनी 9 को बहुत समय के बाद मुझे आने का मौका मिला। बहुत ही रेलेवेंट दिन पे आई हूँ मैं आज। बहुत रेलेवेंट समय है। एंड सेकेंडली, ये जो क्वेश्चन है वो हर एक के जहन में है कि अब करना क्या चाहिए, क्या कुछ करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन आई थिंक यही माध्यम के द्वारा हम लोगों से ये कहेंगे कि बिल्कुल भी कोई एक्शन लेने का समय नहीं है या कोई पैनिक मोड में भी जाने का समय नहीं है। जब मार्केट नीचे जाती है, जब हम रिटर्न्स देखते हैं कि बिल्कुल एकदम नेगेटिव चले गए हैं, तभी भी हम पैनिक मोड पे चले जाते हैं। और जब इसी तरीके की हम रिकॉर्ड हाइज एवरी डे ऑन डे देख रहे हैं, तभी भी हम पैनिक मोड पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी इवेंट होता है तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हमने जब भी इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में स्पेशली, तो हमने प्लानिंग के साथ किया है। हमने बस ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं किया है। तो जो प्लानिंग, जो गोल, जो टेन्योर, जो टारगेट, इन सबको सोच के समझ के अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और इस तरीके के ग्लोबली बोले या डोमेस्टिक बोले इवेंट्स को देखते हुए हमें बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो में कोई एब्रप्ट चेंजेस नहीं करने। सो सबसे पहले तो बिल्कुल भी हर एक इंसान के लिए एक्शन लेने का समय नहीं है। मैं उसको इस तरीके से डालना चाहूंगी, किन इंसान को या किन निवेशकों को एक्शन लेना चाहिए उसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे कि किन लोगों को अब इस समय पे रिडेम्पशन करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या रीबैलेंस करना चाहिए। तो वो एक अलग उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल। मैम, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं वो एसआईपी के ज़रिए देखने को मिलता है कि, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एसआईपी के ज़रिए बाज़ार को जिस तरीके से संभाला गया, क्योंकि एफआईज की तरफ से बिकवाली हो रही थी और हमारे म्यूचुअल फंड निवेशकों ने पूरी तरीके से बाज़ार को थामे रखा। तो क्या आपको लगता है कि ये वक्त है कि जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, खासतौर से एसआईपी के ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाह रहे हैं, उनको अभी शुरू करना चाहिए या फिर बाज़ार के नीचे आने का इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि मेरे भी बहुत सारे जानने वाले हैं जो कह रहे हैं कि अभी पैसे लगाएंगे तो ऐसा ना हो जाए कि फंस जाएं। तो एसआईपी शुरू करने का सही वक्त, टाइमिंग कैसे तय करें? जी बिल्कुल। अगेन बिल्कुल एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो हमने जो इंस्ट्रूमेंट चुना है वो है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का अंडरलाइन जो है वो है स्टॉक्स। ठीक है, अब स्टॉक्स में तो आप एक स्टॉक लेते हैं, पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर आपका वो स्टॉक का वैल्यूएशन डिपेंड करता है और उसकी डिसीजंस जो है कि उसे होल्ड करना है या उसे सेल करना है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, या अगर आप किसी की सलाह ले रहे हैं तो। लेकिन हम जो माध्यम के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी एक नहीं लेकिन 50 स्टॉक है, अगर मैं मोटा मोटी समझ के चलूं तो। और उसको चलाने के लिए एक फंड मैनेजर है। सो ऐसे समय पे जहां हम अभी बातें कर रहे हैं, उन्होंने अपने कॉल्स ऑलरेडी ले रखे हैं कि उन्होंने कौन से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की होगी, कौन से स्टॉक से उन्होंने एग्जिट ले लिया होगा। तो वो सारा काम जो हम अब सोच रहे हैं ना, उन्होंने ऑलरेडी ये कर लिया है स्टॉक्स पे। तो हमें वैसे भी हम म्यूचुअल फंड में एक बैक सीट लेके चलते हैं, ड्राइवर कोई और है, वैसे ही हमें उसी तरीके से चलना है। लेकिन एसआईपी जो एक जरिया है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, जो दो जरिए लमसम मतलब आप एक मुश्त डालो, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हर महीने जाती है,
जिसमें कोई मैं कहूंगी कोई स्टॉप नहीं होता है हमारा। वो एसआईपी जिस दिन से शुरू होता है वो आप उसको कंटिन्यू करते जाते अनलेस आपका जब तक वो गोल आता है। तो जिस महीने एसआईपी जा रही है, काफी टाइम मार्केट्स ऊपर रहती हैं, काफी टाइम मार्केट्स नीचे होती हैं, तो हम हर बार वो एसआईपी जब मार्केट ऊपर जाती है हम उसे स्टॉप तो नहीं लगा सकते ना। हम थोड़ी टाइम कर पाएंगे कि ये महीने की 10 तारीख की मेरी एसआईपी है, लेकिन 10 तारीख को मार्केट एकदम हाई है तो मेरे यूनिट्स बहुत कम मिलेंगे। ये हम करने जाएंगे तो बहुत पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। और बिल्कुल। एसआईपी का जो बेसिक बेनिफिट है ना विपुल, वो यही है कि हर महीने वो जो जा रही है ना वो अलग अलग प्राइस, अलग अलग एनएवी पे आ रही है। तो वो अलग अलग एनएवी की वजह से हमें यूनिट्स जो हैं वो इकट्ठे करने हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कितने यूनिट्स है। सो एवरेजिंग का बेनिफिट, लॉन्ग टर्म होल्ड करने में एसआईपी में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब हम उसमें बने रहेंगे सिस्टमैटिकली, जिसके लिए उसका नाम है। तो बिल्कुल भी ऐसे समय में आपको स्टॉप तो नहीं करना है। हाँ, अगर बढ़ाना है तो डेफिनेटली अच्छा समय है। आगे आने वाला साल भी वॉलेटाइल दिख रहा है, काफी उतार चढ़ाव के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप एसआईपी बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बढ़ाइए, बट कोई हैम्पर मत करो आपका जो ऑन गोइंग चल रहा है। ठीक। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल ये कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट शेयर बाज़ार में पैसे लगाने से डरते हैं, वही लोग म्यूचुअल फंड के ज़रिए पैसे लगाते हैं। तो जो ये रैली देखने को मिल रही है बाज़ार में, जो तेज़ी का माहौल बना हुआ है, उसका फ़ायदा किस तरीके से उठाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा म्यूचुअल फंड के ज़रिए भी शेयर बाज़ार की तेज़ी का फ़ायदा हम किस तरीके से उठा सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल भी हमारे एक दर्शक ने भेजा है। मोहित जी की तरफ से प्रश्न आया है, मोहित यादव जी की तरफ से। उनका सवाल है कि हमें कितने टाइम के बाद एक फ़ंड से एग्ज़िट कर देना चाहिए और दूसरे फंड में स्विच कर देना चाहिए जब वो अगर अंडर परफॉर्म करे तो ये मतलब कैसे मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट को कर सकते हैं, उसके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी है ताकि बाज़ार की तेज़ी का सीधा फ़ायदा हम भी उठा सकें, और साथ ही साथ अगर मोहित जी के प्रश्न का उत्तर भी दे सकें आप। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इस सवाल को दो हिस्सों में बांटूंगी। सबसे पहले तो जो है कि ये करंट लेवल पे अगर मुझे कोई कॉल्स लेने हैं तो क्या लेने हैं, ठीक है। सो आपको नॉर्मली जब भी हम इन्वेस्ट करने कहते हैं हम कहते हैं उसे थोड़ा थोड़ा करें, राइट, लाइक बाय वे ऑफ एसआईपी। अगर हम लमसम भी निवेश करते हैं तो हम कहते हैं ऐसी बाजार में तो आप एसटीपी रूट लें, आप एक साथ एक मुश्त ना डालें क्योंकि लेवल्स हाई हैं। तो आप उसको 6 महीने के आसपास की एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जो लिक्विड में आप पैसा डालें, उसमें से हर महीने या हर वीक भी डाल सकते हैं, ये भी एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप उसको इक्विटी में डालें। तो ये हो गया मार्केट लेवल पे अगर आपको निवेश करना है तो किन तरीकों से निवेश करना है। और चेंजेस जो है मैं कहूंगी एवरी ईयर एक फिक्स थंब रूल ले लो। एवरी ईयर, जैसे जनवरी में हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, वैसे अभी हम दिसंबर में बैठे हैं, नेक्स्ट मंथ आपका 2024 का रेजोल्यूशन होना चाहिए कि मुझे हर साल जो मैंने गोल्स बनाए हैं उसको रिव्यू करने हैं। कि अब फॉर एग्जाम्पल मुझे घर खरीदना था, लास्ट ईयर मेरा गोल था कि मुझे 5 साल बाद घर खरीदना था, मुझे डाउन पेमेंट के लिए पैसे जुटाने थे। लेकिन इस साल मेरी सोच बदल गई, अब मुझे कहीं पे शायद अब्रॉड जाना है, मेरी कंपनी मुझे कह रही है कि अब्रॉड मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरा घर खरीदने का गोल ही नहीं है। तो मैंने उसके लिए जो प्लानिंग की थी वो अब शायद अलग होगी। अब मुझे अब्रॉड जाके रहना है तो मुझे वहां पे कैसे खर्चे मैनेज करने होंगे। सो हर एक इंसान को हर साल अपनी गोल को रिव्यू करने हैं, अपने रिस्क को रिव्यू करना है, क्योंकि आपकी एज बढ़ती है, आपकी सोच बदलती है, आपके फंड्स ने जो रिटर्न्स दिया है उसके एक्सपीरियंसेस से आपकी सोच बदल सकती है। सो वैसे सब आपको जो डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन हम कहते हैं वो करने का अभी सही समय है, क्योंकि अभी अभी अगर इस मार्केट में अगर आपको किसी फंड ने रिटर्न नहीं दिया है तो डेफिनेटली आपको स्विच करने की या उसमें से निकलने की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ठीक। जो दूसरा सवाल मोहित जी ने पूछा है कि कोई उसके ही लगते, मैं बता रही हूँ कि कोई हाँ। फंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है आप उसमें उसको 3 साल एटलीस्ट दे विपुल, और एसआईपी के जरिए दे रही है तो आपको एवरेज भी मिल चुका है, आपको यूनिट्स बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जब वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मार्केट अभी की मार्केट में, क्योंकि उसके पियर्स, उसके बेंचमार्क को बीट करने वाले काफी पियर्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लेकिन उसने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, देन ओनली आप उसमें से निकले। काफी ऐसे फंड्स हैं, काफी टाइम हम कहते हैं लेकिन फंड मैनेजर्स भी कॉल लेते हैं, तो आपको उन फंड्स के साथ, उन फंड हाउस के साथ थोड़ा बहुत समझना होगा, जानना होगा कि क्या स्ट्रैटेजीज चल रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। पता चले कि आपने यहाँ से निकल के दूसरे फंड में डाला और यहाँ रिटर्न आ गया,
इसके लिए कभी भी एब्रप्टली डिसीजन ना ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठे, समझे वो आपको क्या सलाह दे रहे हैं, आपको बात करके क्या समझ में आ रहा है, उस हिसाब से कॉल। ठीक। जी तो हड़बड़ाहट में और तुरंत कोई निर्णय ना लें, सोच समझकर वित्तीय सलाहकार की मदद से लें। ऐसा ना हो कि अभी आप आज कोई और निर्णय ले रहे हैं, कल उसी निर्णय पे आप अफसोस करें और लगे कि ये तो निर्णय गलत कर दिया हमने। यूट्यूब पे लाइव बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। एचडी जी का सवाल आया है, जरा उनका सवाल लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और ये कह रहे हैं कि अभी स्मॉल कैप फंड से क्या लार्ज कैप फंड में स्विच कर दूं? अब मैम ये सवाल और भी बहुत सारे एक दो लोगों के और आए हैं और शायद लोग इस वजह से भी कहना चाह रहे हैं कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं शेयर बाजार के अंदर वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। लार्ज कैप में थोड़ी सी सुस्ती, बहुत सारे दिग्गज शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, जैसे रिलायंस के शेयर उस तरीके से नहीं चले और भी कई सारे शेयर हैं। तो क्या अभी लार्ज कैप में स्विच करना ठीक रहेगा या जो लोग बने हुए हैं मिड कैप स्मॉल कैप में उन्हें अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए साहब? जी बिल्कुल, अगेन ये सवाल बहुत ही रेलेवेंट है, स्कीम स्पेसिफिक भी रेलेवेंट है और एसेट स्पेसिफिक भी रेलेवेंट है, क्योंकि काफी टाइम ऐसे समय पे हमें लगता है कि अगर हम डेट से निकल के इक्विटी में डाल दें और जब मार्केट्स निकल नीचे जाती हैं या फिर थोड़ा सा भी पैनिक देखने को मिलता है तो लोगों को लगता है इक्विटी से निकल के डेट में चले जाए। तो दोनों सिनेरियो का जवाब मैं दूंगी आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं, आपका स्कीम स्पेसिफिक मैं बता रही हूँ, तो जब भी हम एसआईपी आपको कहते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर गोल है, आपको उसके लिए समझो 20,000 की एसआईपी लगेगी, तो वो 20,000 की एसआईपी जो आप हर महीने करते हैं ना, वो हम आपको कहते हैं आप 4 फंड्स में करें, अप्रोक्सीमेटली समझो 5-5 हजार की अपने 4 एसआईपी करिए, जिसमें आपको एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी या फिर वैल्यू स्ट्रेटेजी, इस तरीके से हम आपको कहते हैं हमेशा कि आप पोर्टफोलियो में हर एक को डिवर्सिफाई करें। ठीक है, अब इसमें से हम ये क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी लार्ज कैप चलेगा, कभी मिड कैप चलेगा, कभी स्मॉल कैप चलेगा, सारे एक साथ तो नहीं भागेंगे, हर एक का समय आता है, हर एक की साइकिल आती है। ठीक है, अब जैसे सवाल में ही जवाब है, मैं कहूंगी कि लार्ज कैप ने रिटर्न्स नहीं दिए अब तक, मिड कैप स्मॉल कैप अपने रिटर्न्स दे चुके हैं, लार्ज कैप रिटर्न्स देंगे। ठीक है, सो आपको कोई भी एक से निकल के दूसरे में जाने का कोई समय नहीं है, आपने अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रखा है। हाँ, वो लोग जिनके पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप्स भरे हुए हैं या सिर्फ मिड कैप्स भरे हुए हैं, आप एक लार्ज कैप ऐड कर लें, एंड वाइस वर्सा जिनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, आप आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप भर ले। ये ना सोचे कि वो बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि हम तो एसआईपी रूट से जा रहे हैं ना, तो एसआईपी रूट से भी हर महीने थोड़ा थोड़ा तो पैसा जा रहा है, कौन सा आप लाखों एक साथ डाल रहे हैं। जी। इस बीच अगला सवाल महत्वपूर्ण काफ़ी है और वो सवाल ये है मैम कि पहली बार हम देख रहे हैं कि शेयर बाज़ार भी चल रहा है और सोना भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर है, रियल एस्टेट भी तेज़ है। ऐसे में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, ये एक बड़ी दुविधा का सवाल है। और इसी सवाल को एक अलग तरीके से हमारे सकीम अजमल साहब ने पूछा है। कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, मैम को नमस्कार, म्यूचुअल फंड को काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हैं, सिलेक्शन किस आधार पे किया है? दो सवाल हैं। एक तो ये कि अभी अपना पोर्टफोलियो कैसा बनाया कि रियल एस्टेट भी तेज़ है, सोना भी तेज़ है, और दूसरा सकीम अजमल साहब का सवाल है, कह रहे हैं कि इतने सारे म्यूचुअल फंड में अगर चुनना हो तो कैसे चुने म्यूचुअल फंड? जी बिल्कुल, अगेन सबसे पहले सवाल जो है एसेट एलोकेशन, हम हमेशा कहते हैं एसेट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, 100% पैसा आप इक्विटी में ना लगाएं, आप डेट में भी लगाएं, आप गोल्ड में भी लगाएं, अगर आप रियल एस्टेट में लगाना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो लगाएं, नहीं तो फिर म्यूचुअल फंड के रूट से भी आपको ये एसेट क्लास में निवेश करने का मौका मिलेगा, चाहे गोल्ड भी हो, जैसे हम मल्टी एसेट कैटेगरी कहते हैं, जिसमें आपको गोल्ड अप्रोक्सीमेटली 10% तक तो मिल ही जाता है, डिपेंडिंग किस तरीके का फंड हाउस ने सिलेक्शन किया हुआ है। फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, सो डेफिनेटली गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल 10 से 15% होना चाहिए। एंड गोल्ड में जो आप कह रहे हैं, अभी देखा जाए तो सारे ही असेट्स अच्छे खासे प्रदर्शन पे है, आप उसको मैक्रो लेवल्स कह लो या फिर गोल्ड में डिमांड कह लो, शादियों का सीजन है, या फिर डॉलर प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से देख लो। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स भी अभी अच्छे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट साइकिल भी आएगी जब
कटौती शुरू होगी। सो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स अच्छा ही है आपके पोर्टफोलियो में, आपके एज के हिसाब से आप आराम से 50-60% आप इक्विटी में डालें। लेकिन इक्विटी में भी आप डालें उसको सोच समझ के, म्यूचुअल फंड रूट से थोड़ा डाइवर्सिफाई करके, एक ही तरीके के मार्केट कैप में नहीं, और डिवर्सिफाई करके डालें। बाकी का जो 10-15% है आप गोल्ड में डालें, और बाकी का जो 15-20% है उसको आप डेट में रखें। डेट, क्योंकि डेट एक ऐसा एसेट क्लास है आपके पोर्टफोलियो में जो एक एक फाउंडेशन है कि कल जाके अगर आपको पैसा चाहिए और इक्विटी समझो नहीं दे रही है रिटर्न्स, तो आपको डेट एक कंटिजेंसी का भी काम करेगा, एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट का भी काम करेगा। एंड जब इक्विटी मार्केट में थोड़ी हड़बड़ाहट होगी, डेट के पोर्टफोलियो से आपको वो थोड़ा बहुत कंफर्ट कुशन मिलेगा। तो एफडी के सामने मेरे हिसाब से आप अच्छा खासा एक डेट फंड का चुनाव करें। जो दूसरा जो सवाल आया है, जी। दैट इज कैसे? रिगार्ड किस तरीके से हमें चॉइस करना है। जी। सो ऑब्वियसली चॉइस करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप बस रिटर्न्स ना देखें। मेनी टाइम्स ये होता है, काफी टाइम ये सवाल भी आ रहे हैं कि चलो स्मॉल कैप क्योंकि बहुत सारा रिटर्न्स देती है। देखिए, मिड कैप भी रिटर्न्स देंगे, स्मॉल कैप भी देंगे, और लार्ज कैप भी देंगे। मैंने जैसे कहा आपको हर एक में निवेश रखना है। सो उसका बिल्कुल भी ये ना, गोल्ड में भी निवेश करना है, आप रियल एस्टेट में भी करना है, बस कितना प्रोपोर्शन में करना है वो समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, सिलेक्शन हम काफी चीजों से के हिसाब से करते हैं। फंड हाउस कैसा है, सबसे पहले तो आपको एक ही फंड हाउस के सारे फंड्स नहीं लेने, आपको फंड हाउस भी अलग रखना है कि हर एक फंड हाउस की स्ट्रैटेजी अलग होती है, वैल्यू, ग्रोथ, ब्लेंड। तो फंड हाउस का आपको सिलेक्शन करना है। फंड मैनेजर किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, पिछले पास्ट रिकॉर्ड्स को हम क्यों देखते हैं कि जब मार्केट वॉलेटाइल थी तब फंड मैनेजर ने रिटर्न्स जो दिए वो बेंचमार्क को बीट किया है, पियर्स के सामने कैसे प्रदर्शन किए हैं, स्टॉक्स कैसे हैं। सो थोड़ा बहुत उसकी आइडिया लेके, एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली आपकी रिस्क प्रोफाइल है उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। सिर्फ काफी टाइम विपुल ऐसा भी होता है कि लोग सेक्टर अच्छा चल रहा है तो सिर्फ सेक्टर स्पेसिफिक शुरू हो जाते हैं। बट सेक्टर फंड्स किन लोगों के लिए है, अगर आप रिस्क समझते हैं, आप साइकिल समझते हैं, मार्केट की चाल को समझते हैं, आप समझते हैं कि हाँ अभी फॉर एग्जांपल बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर हम अच्छा जी। देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर हर लेमैन को उसमें डाल देना चाहिए। आपके लार्ज कैप में वो काफी पोर्शन है। हम्म। हाँ, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो वो एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि गोल के लिए जो पैसा रखा है। जी। तो वो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब थोड़ा बहुत एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो सेक्टोरल हो, चाहे वो इंटरनेशनल फंड्स हो। जी। तो उन्हीं लोगों को समझने की जरूरत है कि वो आप करना चाहें तो आप करें, बट रेगुलर लेमैन इन्वेस्टर जो है, जो गोल स्पेसिफिक प्लानिंग करते हैं, उन्हें ऐसे एब्रप्ट डिसीजंस नहीं लेने। ठीक। मैम, सचिन कपूर जी हैं यूट्यूब पे और उन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो हमें भेजा है और अभी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में हमारे साथ। कह रहे हैं कि मेरी 15,000 रुपये की एसआईपी चल रही है और ये 2017 से एसआईपी में निवेश कर रहे हैं। 10 साल का इनके निवेश का नज़रिया है और कह रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो पे एक बार नज़र डालिए, क्या कहीं कुछ गलती तो नहीं है, कोई ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, ये मैंने पोर्टफोलियो सही बनाया है कि नहीं। उसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन से इनके पास इन्होंने ले रखे हैं। इनके पास एसबीआई के ब्लू चिप में ये 3,000 रुपये डाल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांस फंड में इन्होंने 5,000 रुपये हर महीने डाल रहे हैं। टाटा के स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपये हर महीने डाल रहे हैं। यूटीआई फ्लेक्सी फंड में 3,000 रुपये हर महीने डाल रहे हैं। फ्रैंकलिन के इक्विटी फंड में 1,000 रुपये डाल रहे हैं और एक्सिस का मिड कैप फंड इन्होंने लिया हुआ है, उसमें 2,000 रुपये हर महीने ये निवेश कर रहे हैं। तो ये इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, आपसे समझना चाह रहे हैं कि कितना संतुलित है इनका पोर्टफोलियो। हालांकि काफ़ी हद तक हम देखें तो इन्होंने रिपीट नहीं किए हैं, लेकिन आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो इनकी गोल की बात करूं कि इन्होंने कुछ 15,000 की एसआईपी कर रहे हैं ये, और 10 साल का इनका लक्ष्य है। सो अप्रोक्सीमेटली 35 लाख के आसपास की राशि ये जुटा सकते हैं इसको, इस पर्टिकुलर एसआईपी अमाउंट से, अगर हम 12% का महज अजम्पशन रिटर्न लेके चले तो आपको चेक करना है कि आपके जो गोल है वो कितने अमाउंट के हैं, क्या ये सही है कि इसमें मिसमैच है, अकॉर्डिंगली आप एसआईपी बढ़ाइए। अब एसआईपी की बात करूं तो थोड़ा बहुत लार्ज कैप की तरफ आपका पोर्टफोलियो ज्यादा है, क्योंकि ब्लू चिप भी है, आईसीआईसीआई बैफ भी है, यूटीआई फ्लेक्सी भी है, और फ्रैंकलिन ब्लू चिप भी है। सो अगर हम देखें तो 5 + 3 8 एंड 1 9 एंड 3 12,000 में से आपकी 15,000 में से 11 से 12,000 की एसआईपी तो सिर्फ लार्ज कैप में या
फ्लेक्सी कैप के काइंड ऑफ फंड्स में जा रही है। सो ऑब्वियसली स्मॉल कैप में अपने 1,000 है, और आई थिंक एक्सेस मिड कैप में भी एक 2,000 की है। सो मेरे हिसाब से आप 5-5-5 रखें, आप लार्ज मिड एंड स्मॉल इस तरीके से तीनों को बांटे। तो जितना ज्यादा लार्ज और फ्लेक्सी में डाला है उसमें से निकाल के फंड्स आप एक्सिस मिड कैप और टाटा स्मॉल में डाल सकते हैं। एंड लार्ज में से अकॉर्डिंगली आप कंटिन्यू करें। एसबीआई ब्लू चिप इज गुड, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। यूटीआई फ्लेक्सी कैप इज गुड, आप उसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं जी। कुछ सजेशन जो है जो आपको दिए गए हैं उसको फॉलो कीजिए। और इन्होंने इस बात को मेंशन भी किया है कि लास्ट टाइम भी पूजा मैम से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे कुछ ओवरलैप है। मैं जानना चाह रहा था कि मुझे इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए या फिर मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये आपके प्रशंसक हैं और आपको फॉलो करते हैं, तो आपके सजेशन चाह रहे थे, तो आपने जो दिया है, उम्मीद करते हैं सचिन जी आपका पोर्टफोलियो अब संतुलित रहेगा। चलिए, इस बीच जो है रंगा साहब का भी एक सवाल आया है, लाइव हमारे दर्शक हैं, जरा उनका सवाल स्क्रीन पर लेकर के आइए और आइए देखते हैं कि उनका प्रश्न क्या यहाँ पर निकल कर के आए। तो रंगा साहब कह रहे हैं कि इन्होंने एक्सिस के फ्लेक्सी कैप में जो ये है पिछले 2 साल से निवेश कर रहे हैं रंगा साहब, और कह रहे हैं कि 2 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक्सिस को लेकर के मैम काफ़ी सारी लोगों की कंप्लेन आ रही हैं लगातार कि अब क्या करूँ। आज भी मैंने देखा बहुत सारे फंड जो है वो एक्सिस के हैं, जो लोग कह रहे हैं अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए इन लोगों को? क्या एक्सिस से निकल के किसी दूसरे एएमसी में जाना चाहिए? देखिए, मैं कहूंगी कि एक्सिस एज अ फंड हाउस हम देखें तो पिछले 2-3 साल से जो बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा था, वो काफी एकदम से उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट हुआ है काफी रीजंस की वजह से। उनकी स्ट्रैटेजी नहीं चल पाई, या मैं कहूंगी उनके जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी अभी जब चलनी चाहिए थी तब नहीं चल पाई, और जब अब चलने लगी है तो रिटर्न्स, क्योंकि पीयर्स के बहुत ज्यादा आ गए हैं, इनके रिटर्न्स अभी मैं तो कहूंगी अभी सुधरने लगे हैं। मतलब अगर आप 6 महीने पहले देखेंगे तो आपको इतने भी रिटर्न्स नहीं थे, लेकिन आज की मार्केट में एटलीस्ट आपको रिटर्न्स देखने को मिले हैं। सो क्योंकि आपको 2 ही साल हुआ है और यही साल में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं एज अ फंड हाउस, एज अ मैं कहूंगी जो स्ट्रैटेजी है और जो फंड मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा और समय देना चाहिए आपको। आप 1 साल और रुकिए। एंड अगर आप एसआईपी रूट ले रहे हैं तो आपको तो वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसमें यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप एज अ स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, एंड अभी रिटर्न्स एक्सेस में एज अ फंड हाउस में भी आपको काफी फंड्स में देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। दूसरे भी तो फंड्स हैं, आपको ओवरलैप नहीं करना है। आप ये नहीं कि आपने एक्सेस के ही मिड कैप भी ले रखा है, फ्लेक्सी कैप भी ले रखा है, ब्लू चिप भी रखा है। एक ही फंड है तो आप कंटिन्यू करें, दूसरे फंड्स को आपको डिवर्सिफाई जो भी आपके पोर्टफोलियो में रखे। बट हाँ, ठीक। रिव्यू करे, 6 महीने बाद एक रिव्यू करे, 12 महीने बाद एक रिव्यू करे, और फिर लगा कि हाँ 3 साल तक मुझे कोई रिटर्न्स नहीं देखने को मिले हैं, तो आप एग्जिट कर सकते हैं जी। ठीक। चलिए, एक राधिका जी का भी एक पोर्टफोलियो है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, देखें जरा क्या उन्होंने प्रश्न उन्होंने भेजा है और क्या वो सवाल पूछना चाह रही हैं। तो राधिका जी कह रही हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में हर महीने 20,000 रुपये एसआईपी के ज़रिए निवेश कर रही हूँ और इनको 5 करोड़ रुपए का फंड जो है वो जुटाना है, बनाना है। 42 साल की हैं, इन्होंने अपनी उम्र बताई है और कह रहे हैं कि क्या मेरा निवेश सही है या फिर मुझे निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। आज जरा पोर्टफोलियो दिखा दीजिए, और 5,000 रुपये और ऐड कर सकती हैं। 20,000 रुपये ऑलरेडी चल रहे हैं। इसमें है मैम निपॉन स्मॉल कैप फंड, जिसमें 5,000 रुपये लगा रही हैं। पीपीएफसी में ये जो है 4,000 रुपये हर महीने जो है वो निवेश कर रही हैं। कोटक का इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप फंड है, उसमें 1,000 रुपये लगा रही हैं। आईसीआईसीआई के लार्ज और मिड कैप फंड में ये 1,000 रुपये लगा रही हैं। और इसके अलावा एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड लिया हुआ है, जिसमें 6,000 रुपये है। क्वांट का एक्टिव फंड है, जिसमें कि 3,000 रुपये ये हर महीने निवेश कर रही हैं। और ये जानना चाह रही हैं कि 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य क्या इनको प्राप्त हो सकता है या नहीं प्राप्त हो सकता है। आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो राधिका, मैं बहुत खुश हूं कि आपने बहुत ही रियलिस्टिक गोल बताया है, क्योंकि नॉर्मली हम काफी टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं हमको यही आते हैं कि उनको 1 करोड़ जुटाना है, 1 करोड़ जुटाना है। लेकिन 1 करोड़ की जो वैल्यू है, इन्फ्लेशन को कंसिडर करेंगे तो 15-20 साल के बाद वो आधी से भी कम होगी। सो आपने 5 करोड़ का जो गोल बताया है, उसके लिए सबसे पहले तो आई एम हैप्पी कि आपका गोल काफी रियलिस्टिक है। 20 से 25 हजार की एसआईपी अगर मैं समझ के चलूं आपको, आप कर सकते हैं। तो अगर 20 साल के आसपास का होराइजन पकड़े और 15% का अजम्पशन रिटर्न पकड़ो, तो आपको 20 साल में आप ये गोल तक पहुंच जाएंगे। मैं समझती हूँ आपके रिटायरमेंट के लिए सही होगा ये। तो अगर आप
एसआईपी धीरे धीरे स्टेप अप भी करेंगी, आप शायद और जल्दी पहुंच सकते हैं आपके गोल तक। जो फंड्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं फंड से बहुत खुश हूँ। एक तो आपने मिड कैप ले रखा है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, मल्टी कैप है और कॉन्ट्रा फंड भी है। तो देखा जाए तो फंड हाउसेस भी अच्छे हैं, सारे फंड्स भी अच्छे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपने कैटेगरी वाइज भी फंड्स का चुनाव अच्छा किया। लेकिन जो अमाउंट है, जैसे आपने मिड कैप में 1000 की रखी कर रखी है, स्मॉल कैप में 5000 है, किसी में 6000 है, किसी में 3000 है, किसी में 4000 है। सो ये वाला जो है ना, उसको आप एक स्टैंडर्ड रखें, आप 5-5 हजार के 5 फंड्स रखें। जो 5 फंड्स हैं वो आपने जो चॉइस कर रखे हैं, उसमें से ही आप कोई भी 5 फंड्स में 5-5 हजार की एसआईपी कंटिन्यू करें। 1000-1000 से आपका वो मिड कैप स्मॉल कैप का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। सो आप स्टैंडर्ड सा अमाउंट रखें हर एक कैटेगरी के लिए। जी। जी। माफ़ कीजिएगा। इस बीच सैयद बुराउद्दीन हकीम साहब ने एक प्रश्न पूछा है। कह रहे हैं कि हेलो सर, मैम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, टैक्स सेवर में लूँ या फिर इंडेक्स फंड मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इन्होंने कोई एक सवाल और भेजा है। कह रहे हैं कि पूजा मैम, मेरे पास एक्सिस फोकस्ड के इन्होंने फंड लिए हुए हैं, कैसी स्कीम है ये समझना चाह रहे हैं। एक्सिस फोकस 25 करके इन्होंने बताया है। तो अगर आप ट्रैक करती हो इसे तो आप टिप्पणी कर सकती हैं। अदरवाइज़ इनका जो मेन जो सवाल था पहला, वो यही था कि इंडेक्स फंड में ले या टैक्स सेवर फंड में ले। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इनका पहला सवाल मैं एड्रेस करना चाहूंगी कि आप जो टैक्स सेवर का कंपैरिजन कर रहे हैं इंडेक्स फंड के साथ, तो सबसे पहले तो हम टैक्स सेवर का चुनाव करते ही क्यों है, अगर आपको ईएलएसएस क्यों इन्वेस्ट करना है, ताकि आप 80C में बेनिफिट ले सकें, जो 1.5 लाख तक की लिमिट होती है, जिसमें दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं। अगर आप कहीं पे इंश्योरेंस प्रीमियम्स भर रहे हैं या फिर आपका होम लोन चल रहा है, तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, पीपीएफ है। तो वैसे ही टैक्स सेवर भी हम डालते हैं। लेकिन टैक्स सेविंग का जो ऑप्शन है, वो अगर आप इनकम टैक्स फाइलिंग के समय जो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप हैं, तो ही आपको एटीसी बेनिफिट्स लेने हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हैं, जो ऑप्शन दिया गया है हमें अब कि अगर हम न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो एक स्लैब रेट दिया हुआ है, वो स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा, जिसमें आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं है। ठीक है। सो उस हिसाब से आपको चॉइस, आपको आपको देखना है कि आपको किस तरीके से आप टैक्स रिजीम में बैठ लो, या आपको आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेनी है कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है इस पर। ठीक है, ये हो गया। एंड इंडेक्स फंड अगेन आपको लार्ज कैप कैटेगरी है, अगर आपका बहुत ही पैसिव कंजर्वेटिव नेचर है और बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप होल्ड नहीं करना चाहते, तो आप इंडेक्स ले सकते हैं। नहीं तो आप एक एक्टिव लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप मेरे हिसाब से रखेंगे तो बेटर स्ट्रैटेजी होगी। एक्सिस फोकस 25 अगेन मैं कहूंगी, क्योंकि एक्सिस का फंड हाउस में जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, इस वजह से रिटर्न्स बहुत अच्छे थे एक समय पे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो रिटर्न्स बहुत ही कम है। सो ऑब्वियसली मुझे खाली इतना जानना है कि अगर आप बहुत समय से निवेश कर रहे हैं, तो आपको आई एम श्योर थोड़ा बहुत एटलीस्ट रिटर्न देखने को मिलेगा, एटलीस्ट 8-9% तो रिटर्न देखने को मिलना चाहिए। लेकिन आप पिछले 1 या 2 साल से ही कर रहे हैं, तो शायद आपको ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। दो चीज है, अगर आप एसआईपी के रूट से कर रहे हैं और आपको सिर्फ 1 या 2 साल हुए हैं, तो आप और 6 महीने तक वेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप बहुत समय से कर रहे हैं और आपके पास दूसरे फंड्स नहीं है, आप 1 या 2 फंड्स में ही कर रहे हैं, तो फिर आप स्विच कर लें। अगर आप फोकस्ड कैटेगरी चाहते हैं तो एचडीएफसी फोकस 30 दूसरा एक अच्छा विकल्प है। या फोकस्ड में क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, मेरे हिसाब से एक फ्लेक्सी कैप बेटर स्ट्रैटेजी है, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं, मे बी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में। इस बीच जो है राजेंद्र जी का एक छोटा सा सवाल है। कह रहे हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में जानकारी दी। मैम, डिफेंस को लेकर के जो पिछले दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग बढ़ी है, लोगों का रुझान इस सेक्टर की तरफ काफ़ी बढ़ा है, शेयर बाजार में भी और इवन म्यूचुअल फंड में भी। तो एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में इन्होंने निवेश किया हुआ है, क्या सलाह रहेगी आप? जी बिल्कुल, देखिए अगेन ये एक थीम है, एक सेक्टोरल फंड है, और इस समय पे क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिफेंस में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। देखिए हर एक सेक्टर या थीम जो है ना, वो अपॉर्चुनिटी और सिक्लिकल नेचर के होते हैं। कोविड के समय में हमें फार्मा में बहुत ज्यादा डिमांड दिखी, उसके बाद आईटी में डिमांड दिखी, एफएमसीजी में डिमांड दिखी, इंफ्रा में डिमांड दिखी। काफी ऐसे सेक्टर्स आते हैं जो सिक्लिकल होते हैं। इसी तरीके से डिफेंस में भी हमें बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो देखने को मिली, और इसी समय पे एक एनएफओ लॉन्च हुआ था। डेफिनेटली आप रख सकते हैं। अगेन सेक्टोरल फंड जो है वो मैं कहूंगी हर इंसान के लिए नहीं है। आप
क्या बैकग्राउंड से हैं, आप क्या नए निवेशक हैं, आप बहुत ज्यादा आप रिस्क लेने वाले हैं या पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं, आप रिटायर्ड एज पे हैं या यंग इन्वेस्टर हैं, आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज मिड स्मॉल फ्लेक्सी गोल्स के हिसाब से एसआईपी चल रही है और आपको एक एडिशनल लमसम बोनस इन्वेस्ट करना है, या एक छोटी मोटी सी एसआईपी करनी है, तो आप इस सेक्टर का चुनाव कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर इनमें से आप कहीं पे भी फॉल नहीं करते, काफी ऐसे हमारे रेगुलर फंड्स भी हैं जिसमें आपको सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब डिमांड है, जब इस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटीज फंड भी एक थीम है, बिजनेस साइकिल फंड भी एक थीम है, ईएसजी भी एक थीम है। तो इन थीम्स में भी आपको काफी टाइम इस तरीके के स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। सो एक ही तरीके के स्टॉक में अगर आप हैवी रहेंगे, आपको नहीं समझेगा कि मैं इसमें कब एंट्री लूं और कब एग्जिट लूं और कब रिटर्न लेना चाहिए, बिकॉज सेक्टोरल में एंट्री एग्जिट मैटर करती है। सो बिल्कुल, यस। ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह यहाँ पर है। मैम, सवाल तो इतने हैं कि अब लोग आपको इतना पसंद करते हैं कि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपने अपनी कुछ मजबूरियाँ बताई थी। लेकिन चलते चलते एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति में अगर म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, और कहाँ आपको लगता है जो हमारे दर्शक हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होंगे, बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं, या कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाह रहे हैं, एसआईपी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अभी कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि डेफिनेटली एसआईपी इन अ इक्विटी फंड जरूरी है, वो आपको करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या फिर अभी अगर आपको एसआईपी बढ़ानी है, तो मेरे हिसाब से आप फ्लेक्सी कैप का चुनाव करें या मल्टी कैप का चुनाव करें। क्वांट एक्टिव है, पराग पर एक फ्लेक्सी है, निपॉन फ्लेक्सी है, इस तरीके के फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं इक्विटी का अगर चुनाव कर रहे हैं तो। और एट द सेम टाइम मैं कहूंगी हाइब्रिड बैलेंस्ड कैटेगरी भी अट्रैक्टिव है, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है, तो डेफिनेटली बैफ है या मल्टी एसेट कैटेगरी है जिसमें आपको तीनों ही एसेट क्लासेस देखने को मिलते हैं, उसमें भी अगर आपका थोड़ा बहुत आपको एलोकेशन डालना है, तो आप डेफिनेटली अगर आप रिटायर्ड एज पे हैं और आपको एक लमसम एक मुश्त डालना है, तो आप इन दो कैटेगरीज का भी चुनाव कर सकते हैं। सो डेफिनेटली एक बैलेंस्ड कैटेगरी में कहूंगी जो इस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। और दूसरा जो है, आप फ्लेक्सी या मल्टी का चुनाव करें, हार्डकोर मिड स्मॉल, क्योंकि ऑलरेडी मिड स्मॉल में बहुत रिटर्न्स आ चुके हैं। सो नया निवेश ना करें, लेकिन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तो सब कुछ होना ही चाहिए। लार्ज एंड मिड भी अच्छी कैटेगरी है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो भी है आपको गोल्स देख के प्लान करना है। एकदम से 1 साल 2 साल के लिए ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है ही नहीं। आप अच्छा। मानोगे नहीं, बिल्कुल जी जी। काफी टाइम 1 साल पहले लोगों ने बैफ में भी निवेश किया है, उनको भी डबल डिजिट देखने को मिला है। सो बिल्कुल। इट इज नॉट कि अब वो अगर वो रिटर्न देखने को मिला और मैं उनको कहूं कि इसमें रिटर्न मिल रहे तो सब लोग पूरा पैसा निकाल के बैफ में डाल दें, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि स्मॉल कैप में भी हमने देखा है मोर देन 40% रिटर्न है। सो एवरीबडी इज लाइक कि मुझे स्मॉल कैप में डालना है, मुझे स्मॉल कैप, अरे आपके पास ऑलरेडी एक स्मॉल कैप है, कितने डालेंगे आप? सो बिल्कुल। आपको समझना है कि हमें रेस में दौड़ना नहीं है, आप ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग हो, बस डिवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखो बस। मैम, एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में हम लोग जो लोग रहते हैं, हम चूँकि हम लोग लगातार कवर करते हैं, और ज़्यादातर एक्सपर्ट कहते हैं स्टॉप लॉस का ध्यान रखो, समय पे प्रॉफिट बुक करो, क्या इस तरह का कोई मानक, इस तरह का कोई ट्रिगर, इस तरह का कोई रूल म्यूचुअल फंड के लिए भी होता है कि नहीं, अगर इससे नीचे आ गया तो फिर निकल जाओ, या फिर म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड में ना एक रूल एक है कि अगर आपका गोल आ गया ना, क्योंकि हमने तो निवेश गोल के हिसाब से किया था, समझो आपका गोल अगले 1 साल में, जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि घर खरीदना था, समझो उनका गोल आ जाता है 1-2 साल में खरीदना है, तो कभी ना कभी तो मुझे सेल करना ही था। अभी आज की तारीख में आप उनके पोर्टफोलियोज निकाल के देखिए, आपको सब मोर देन 20% रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छा समय है, थोड़ा 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 करके बुक कर दो, एक साथ बुक मत करो, 20-20% करके बुक करो और उसको डेट में रख दो। तो गोल एक ट्रिगर पॉइंट है मैं कहूंगी। और दूसरा, अगर काफी टाइम हम कहते हैं इस फंड से निकल जाओ, इस फंड में आपने बहुत टाइम वेट कर लिया, रिटर्न्स नहीं आए, थोड़ा असेट अलोकेशन करो कि बहुत ज्यादा सेक्टोरल हो गया है, लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप को रखना है।
तो ये सब जो ठीक करना है ना, वो ठीक करना है तो अभी कर लो। लेकिन ठीक करने के लिए या रिडेम्पशन लेने के लिए दो बातों का ध्यान रखो, आपको टैक्सेस भी लगते हैं, आपको एग्जिट लोड भी लगता है। तो आपको सोच समझ के कोई भी चीज डिसीजन लेनी है। ऐसे नहीं, स्टॉक्स के जैसा नहीं है कि चलो आज मैंने स्टॉप लॉस लॉस डाल दिया और मैंने बेच लिया और मेरे को प्रॉफिट मिल गया। तो काफी चीजें देखनी है म्यूचुअल फंड में। आपको एग्जिट लोड तो नहीं लग रहा है, आप बुक तो कर लेंगे, फिर पड़ा होगा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में, आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, आपको समझेगा ही नहीं अब मैं वो पैसा मैं वापस एंटर कब लूं, क्योंकि मार्केट तो भागे जा रही है, मैं एंटर कब लूं। तो ये बहुत गलत है। आप प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, 20-20% करके बुक करिए। जी। और मैम क्या ही बताएं, समय कम है और आपकी भी व्यवस्था है, वरना शो अभी समाप्त करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मतलब इतने सारे सवाल हैं, सबके सवाल छूट गए और हमने भी जो तैयार किए थे कि इतनी सारी बातें आपसे करेंगे, उसके लिए भी समय कम पड़ गया। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आप समय समय पर टाइम दिया कीजिए ताकि वो लोग आपसे लगातार टच में रहें, जुड़े रहें, अपने प्रश्न आपसे पूछ सकें। थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है, हमेशा जब भी मैं आती हूँ, बहुत कम समय दे पाती हूँ आपको, लेकिन जब भी आती हूँ एकदम मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए तो फिलहाल अब आज की इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पाए हैं, कोशिश करेंगे कि उनके सवाल आगे जब भी हम म्यूचुअल फंड का शो करें तो आपके सवालों को हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करें। और बाकी म्यूचुअल फंड सेंट्रल भी हमारा कार्यक्रम है, ऐप पर जाकर आप उसे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के कोई भी आपके मन में दुविधा हो तो। और बाकी फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। लेकिन हाँ, शेयर बाजार के लेकर के कोई भी आशंका दुविधा हो तो दोपहर 1 बजे जुड़ना मत भूलिए हमारे साथ। कोई भी सवाल हो, आज भी हमने देखा कि कई सारे सवाल IRCTC को लेकर के थे, लेकिन आज का शो म्यूचुअल फंड का था। तो 1 बजे दोपहर में हर रोज़ जुड़िए, चाहे IPO बाजार हो, शेयर बाजार हो या फिर खबरों वाले शेयर हो, सबके बारे में रणनीति बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।